नमस्कार, चंदन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। प्रहार में आज हम बात करेंगे सीजेपी के जेन-ज़ी आंदोलन की और जानने की कोशिश करेंगे कि 37 दिनों के आंदोलन में किसको क्या मिला, किसने क्या सीख ली और किसे जोर का झटका धीरे से लगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हो गया। जंतर मंतर से आंदोलनकारियों ने अपना डेरा डंडा उठा लिया, लेकिन आंदोलन को सपोर्ट कर रही राजनीतिक पार्टियों के दिल में एक कसक सी बाकी रह गई कि वे इस मौके का फायदा नहीं उठा सके। वैसे यह बात तो पहले दिन से ही साफ थी कि आंदोलन चल भले ही अभिजीत दिप्ते के सोनम वांगचुक के नाम से रहा हो, लेकिन इसके पीछे ताकत आम आदमी पार्टी की थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि आंदोलन को कामयाबी केवल आम आदमी पार्टी के समर्थन के कारण मिली। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया जो किसी भी पार्टी के सीधे संपर्क में नहीं थे। समर्थन करने वाले छात्र केवल नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर नहीं आए थे, बल्कि दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर लीक को लेकर भी आए थे और उसे भी वो अपना मुद्दा बना रहे थे। जो लोग सरकार और प्रशासन से नाराज थे, उन लोगों ने भी इस मंच के जरिए सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। सरकार इस बात का अंदाजा लगाने में बिल्कुल फेल हो गई कि इतनी बड़ी संख्या में छात्र गुस्से में है। नाराजगी इस हद तक जा चुकी थी कि छात्र पुलिस का डंडा खाने के बाद भी अपनी जगह से हट नहीं रहे थे, मानो लाठी की चोट को उन्होंने अपना हथियार बना लिया हो। 20 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन जब सोनम वांगचुक के आह्वान पर हजारों की तादाद में छात्र जंतर मंतर पहुंचकर संसद की तरफ कूच करने लगे तो प्रशासन के पसीने छूट गए। सरकार और प्रशासन की हर पाबंदी के बावजूद छात्र जंतर मंतर पर पहुंच रहे थे। संसद और जंतर मंतर की तरफ जाने वाली हर सड़क पर पहरा था, हर मेट्रो स्टेशन बंद था, ऑटो और बसों को भी डाइवर्ट किया गया था। फिर भी छात्र पैदल चलकर जंतर मंतर पहुंचे। जो छात्र नीट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे वो तो प्रदर्शन में आए ही। जिन युवाओं का इन परीक्षाओं से कुछ लेना देना नहीं था, वो भी उनकी मांगों के समर्थन में वहां खड़े दिखे। ये सिर्फ युवा छात्र नहीं थे, ये जेन-ज़ी भी थे, जिन्हें समझने में सरकार ने शायद चूक कर दी। एक तरफ जेन-ज़ी छात्रों का गुस्सा और असंतोष बढ़ रहा था। वे सरकार से अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे थे। पेपर लीक को रोकने के लिए दोषियों को सजा देने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे और मांग के समर्थन में सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे। हर दिन उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वे अनशन तोड़ने को तैयार नहीं थे। तो दूसरी तरफ सरकार छात्रों की मांग पर काम कर रही थी। नीट की परीक्षा आयोजित करने वाली टेस्टिंग एजेंसी के चेयरपर्सन, सीबीएसई के चेयरपर्सन को बदल दिया गया। पेपर लीक के बाद नए डेट पर फुल प्रूफ तरीके से परीक्षा संपन्न करवाई गई। उनके परिणाम भी निकाले गए। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। परीक्षा को ऑनलाइन करने की जो मांग थी उसे भी पूरा किया गया और इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर अगले एग्जाम तक पूरा होने की घोषणा सरकार ने कर दी। लीक के दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। संसद में परीक्षा लीक से जुड़े कानून को सख्त करने के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कर दिया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर लीक मामले की त्वरित कार्रवाई के लिए काम भी शुरू हो गया। लेकिन छात्र इन सब के लिए जिन्हें जिम्मेदार बता रहे थे, उस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया गया। 20 जुलाई को जब छात्रों ने संसद की तरफ कूच किया और उन्हें रोकने के लिए सरकार को लाठीचार्ज करवानी पड़ी, तब दिन भर हंगामा होता रहा। छात्र लाठी और आंसू गैस के बावजूद जब पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, तब जाकर सरकार को लगा कि मामला उनके अंदाजे से ज्यादा गंभीर है। 20 जुलाई के बाद सीजेपी के आह्वान पर हर राज्य में आंदोलन शुरू हो गए। पटना, भोपाल, जयपुर, हरियाणा, पंजाब, सभी जगह जब छात्र सड़कों पर आने लगे, तब जाकर प्रधानमंत्री ने मामला अपने हाथों में लिया। सरकार ने सीजेपी के नेताओं से बातचीत की पहल की। जेपी नड्डा ने सीजेपी के प्रतिनिधियों से बात कर 3 मांगों वाला उनका ज्ञापन लिया। बैक चैनल से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के जरिए सोनम वांगचुक से बात शुरू हुई। लद्दाख परिषद के लोगों को भी इन्वॉल्व किया गया। वरिष्ठ मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाने की जिम्मेदारी दी गई। विवेक तनखा ने बातचीत की शुरुआत की और फिर नड्डा सामने आए। उनकी पत्नी गीतांजलि के जरिए बात आगे बढ़ी और सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया। सरकार और आंदोलन से जो लोग बाहर थे, उन्हें लगा कि शायद अनशन समाप्त होने के बाद आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में मानने वाले नहीं थे, सो वो टस से मस नहीं हुए। तब अभिजीत दिप्ते को विरोध प्रदर्शन को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जारी रखने का फिर से ऐलान करना पड़ा। सीजेपी के कुछ आंदोलनकारी वांगचुक की अनशन समाप्त करने के कारण को आलोचना भी कर रहे थे।
आंदोलन के 30 दिन पूरे हो चुके थे। वांगचुक के अनशन समाप्त करने के बाद भी जेनजी जंतर मंतर से हिलने को तैयार नहीं थे। अब उन्हें पुलिस की लाठी, पानी के फव्वारे या आंसू गैस का खौफ भी नहीं था। वो तो बस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे से पहले अपने मंत्रालय के सचिव विनीत जोशी का भी विभाग बदल दिया, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। उल्टा आलोचक यह कहने लगे कि जोशी को बलि का बकरा बना दिया गया। तब जाकर आखिरकार 37वें दिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा देकर जेनजी की जिद के सामने अपने हथियार डाल दिए। इस्तीफे के साथ सीजेपी की 3 मांगे भी मान ली गई। जेनजी छात्रों की जीत का जश्न मनाया और अपने अपने घरों को वापस चले गए। आंदोलन तो समाप्त हो गया, लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही थी कि जेनजी छात्र पेपर लीक के कारण सरकार और सिस्टम से नाराज थे। वे अकाउंटेबिलिटी तय करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने सरकार से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा और आखिरकार इस्तीफा दिलवाकर घर वापस चले गए। क्या यही कहानी थी? यह आंदोलन सरकार के खिलाफ था, लेकिन जेनजी छात्र विपक्ष के साथ भी नहीं थे। विपक्ष के नेताओं को लगा कि वे इस जेनजी छात्रों को बहकाकर अपने साथ कर लेंगे, लेकिन यह जनरेशन बिना लॉजिक ना तो किसी का विरोध करती है और ना ही किसी के साथ खड़ी ही होती है। सो विपक्ष जो इस आंदोलन का फायदा उठाने की फिराक में थे, उनके हाथ निराशा लगी। दूसरी बात, विपक्ष के राजनीतिक लाभ के लिए शुरू हुआ सीजेपी का आंदोलन छात्रों का आंदोलन बन गया। इस आंदोलन के कुछ प्रमुख चरित्रों के माध्यम से हम आज यह समझाने का प्रयास करेंगे कि इस आंदोलन से किसको क्या मिला। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जिसका जवाब हम अपने पैनलिस्ट से लेने की कोशिश करेंगे कि क्या, जो पहला सवाल है एक बार मैं कहूँगा स्क्रीन पर दिखाएं, कि क्या जेनजी छात्रों के आंदोलन ने राजनीतिक पार्टियों की आंखें खोल दी है। दूसरा सवाल कि क्या इस आंदोलन से नई अकाउंटेबल राजनीति की शुरुआत होगी? क्या जेनजी को अभी और परिपक्व होने की ज़रूरत है? तीसरा और अंतिम सवाल कि क्या जेनजी की राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने का अब समय आ चुका है? क्या अब समय आ चुका है कि अब जेनजी को सरकार में और सिस्टम में भी लाया जाए? करेंगे इस पे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन अभी हमने जो इस पूरे आंदोलन में जो मुख्य कैरेक्टर थे, अभिजीत दिप्ते, सोनम वांगचुक, प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और जो छात्र, उन सबको क्या मिला इस आंदोलन में, उसकी एक छोटी सी ब्रीफिंग हमने तैयार की है और अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले अगर अभिजीत दिप्ते की हम बात करें तो उन्हें आंदोलन से क्या मिला। सूर्यकांत जो थे सीजीआई कॉकरोच पार्टी, उनकी टिप्पणी के बाद सीजेपी ने यह पूरा बनाया और उनको उसके बाद अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बनाया विवादित बयान को लेकर के। लेकिन इसमें अगर कहें तो अभिजीत दिप्ते को बहुत ही लाभ मिला, क्योंकि उनकी जो एक पहचान थी वो ये थी कि वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट थे और सोशल मीडिया को हेड कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन इस आंदोलन ने उन्हें एक पहचान दिलवा दी और आम आदमी पार्टी से अलग भी उनकी एक पहचान हो गई, हालांकि वो आम आदमी पार्टी के साथ ही थे। दीपकी और कॉकरोच जनता पार्टी इंस्टाग्राम पर फॉलोवर बढ़े और उनको इस बात का भी फायदा हुआ। दूसरा जो कैरेक्टर है जिसको मुझे लगता है कि वो जानना चाहिए कि उनको क्या फ़ायदा हुआ, तो सोनम वांगचुक 26 दिनों तक अनशन करते रहे और अनशन के बाद जब तक अनशन पे थे तब तक तो उन्हें पूरा अटेंशन मिला। पूरा जो लोग थे वो उनके साथ में थे, जो जेनजी था वो भी उनके साथ में थे, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो भी उनके साथ में थे। लेकिन जब तक वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अड़े थे तब तक आंदोलन का हिस्सा थे और तब तक उन्हें आंदोलनकारी छात्र का प्रेम, सहयोग सब कुछ मिल रहा था। लेकिन 26 दिन की भूख हड़ताल के बाद जब उन्होंने अनशन तोड़ दिया और बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को, हालांकि उन्होंने जो मांग की थी उसमें भी उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नहीं की थी, तो इसके बाद से आंदोलनकारी छात्रों के बीच में उनका क्रेज जो है वो कम हो गया। जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो फिर सोनम वांगचुक को जो मिलना था वो नहीं मिला। इस लिहाज से अगर कहें तो इस आंदोलन में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इस आंदोलन में जो फ़ायदा उनको मिलना चाहिए था, जो अन्ना हज़ारे का कद बढ़ा था एंटी करप्शन मूवमेंट के दौरान, वो कद इनको मिल सकता था, लेकिन इन्हें वो चीज़ नहीं मिली। जो तीसरा जो शख्सियत है वो प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मसले पे एक बार कहूँगा, मोदी वाला जो पार्ट है उसको आप स्क्रीन पे लाएं। प्रधानमंत्री मोदी जब इस पूरे मसले को लेकर, तीसरा जो है
प्रधानमंत्री मोदी, इन्हें ना फ़ायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ, क्योंकि आंदोलन बढ़ने के बाद जब इन्होंने इंटरफेयर किया तो उसके बाद तत्काल एक के बाद एक इन्होंने कदम उठाए आंदोलन के बढ़ने के बाद उन्हें रोकने के लिए। सबसे पहले सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच में संवाद इन्होंने स्थापित किया। संवाद स्थापित करने के बाद जो है इन्होंने एक के बाद एक जो है उन्होंने एक्शन लिए और एक्शन का फ़ायदा हुआ। अनशन तुड़वाया, अनशन तुड़वाने के बाद भी जब छात्र नहीं माने तो उसके बाद इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा दिलवाया और इस्तीफ़ा दिलवाने के बाद जो है इन्होंने लोगों का और इनके इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स जो थे वो भी बढ़े हैं इस दौरान। इससे लगता है कि जो जेनजी है और जो युवा है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्शन को सराहा है और भले ही शुरुआती आलोचना उन्होंने की हो, लेकिन अब लगता है कि उनका गुस्सा जो है प्रधानमंत्री के प्रति वो कम हो गया है, क्योंकि उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री ने उनकी बातों को देर से ही सही लेकिन गंभीरता से लिया और उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया। इसके वजह राहुल गांधी, इन्हें भी ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ, क्योंकि आंदोलन से पहले इनकी जो स्थिति थी वही आंदोलन के दौरान भी रही है, वही आंदोलन के बाद भी रही। आंदोलन से पहले इनकी स्थिति थी ये बाहर घूम रहे थे और आंदोलन के दौरान जब इनको लगा कि आंदोलन बड़ा हो रहा है तो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन जब इन्होंने पता चला कि आंदोलन आम आदमी पार्टी का है तो वो मंच पे नहीं गए और अपना आंदोलन लेकर के, धरना लेकर के वो प्रधानमंत्री निवास के सामने चले गए। प्रधानमंत्री आवास पे जब ये धरना दे रहे थे तो उस दिन पूरा मीडिया अटेंशन इन्हें मिला। मीडिया ने दिन भर इन्हें कवर किया। रात के प्राइम टाइम में भी करीब 8 मिनट तक इनके वीडियो लगभग सभी मीडिया हाउस ने चलाया, लेकिन बावजूद इसके इनको कोई राजनीतिक लाभ मिलता नहीं दिखा, क्योंकि जेनजी इनके आंदोलन में, इनके उस धरने में भी कोई नहीं पहुंचा। जो भी लोग पहुंचे थे वो इनके कार्यकर्ता थे, NSUI के कार्यकर्ता थे। उन्हीं के बीच में राहुल गांधी आए और अपनी बात कहे। चौथा, इसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल, इन्हें नुकसान हुआ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ऐसा लग रहा था कि अभिजीत दीप्ते जो कि उनसे जुड़े हुए लोग थे वो एक पार्टी मंच सजाएंगे और मंच सजाने के बाद जो है उसका राजनीतिक फ़ायदा अरविंद केजरीवाल उठाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वो मंच पे आए भी, लोगों को संबोधित भी किए, लेकिन जेनजी ने उन्हें कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया और उल्टा उनसे सवाल भी पूछा जेनजी ने कि पंजाब में जो पेपर लीक हुए हैं क्या उसके लिए वो अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा लेंगे। इस तरीके के सवाल से कंफर्टेबल वो नज़र नहीं आए मनीष सिसोदिया और उसके बाद जो है वहाँ से चलते बने और कुल मिलाकर अपने आप को इस मंच से, CJP के मंच से अलग कर लिया। तो कुल मिलाकर उन्हें भी उसका नुकसान हुआ, क्योंकि जिस उम्मीद से और जिस लक्ष्य को साध करके उन्होंने इस CJP को आगे बढ़ाया था वो लक्ष्य उनका पूरा नहीं हुआ। उसके बाद सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो धर्मेंद्र प्रधान का, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो है लगातार जब उन पे आरोप लग रहे थे कि वो जिम्मेदार है इस पूरे लीक के लिए और उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफ़ा देना चाहिए, और वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे थे। लगातार हालांकि काम कर रहे थे, उन्होंने एग्ज़ाम को क्लीन करने के लिए, लीक को रोकने के लिए उन्होंने लगातार काम किया, लेकिन किसी का भी ध्यान उनकी काम की तरफ नहीं गया। वो लोग जो है खासतौर पे जो जेनजी छात्र थे वो इनके इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे और वो मांग करते रहे सरकार से कि सरकार को अकाउंटेबल होना चाहिए और किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और शिक्षा मंत्री चूँकि इसके लिए जिम्मेदार है तो शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और आखिरकार यही हुआ, धर्मेंद्र प्रधान उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ी और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि पार्लियामेंट में आज जब वो गए तो इसके बावजूद उनका बहुत ही ज़ोरदार स्वागत किया गया और इसकी भी आलोचना विपक्ष कर रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के मंत्री पद इन्हें गंवाना पड़ा। अब रिसफल जब होता है मंत्रिमंडल तो उसमें जगह मिलती है या नहीं मिलती है ये तो बाद की बात है, लेकिन कुल मिलाकर इन्हें नुकसान हुआ। तो ये जो कैरेक्टर थे उसके बारे में कहा। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ इस पर वो थे जेनजी छात्र। जेनजी छात्र के बारे में अब तक इस तरीके की बात कही जा रही थी कि उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता था, उन्हें सरकार जो है या विपक्ष है कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता था। लेकिन जिस तरीके से इस आंदोलन के दौरान जेनजी ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई अपने लक्ष्य के प्रति, जिस तरीके से वो अपनी मांग को लेकर के अड़े रहे, उन्होंने लाठियाँ भी खाई, आंसू गैस के गोले भी झेले, पानी का फव्वारा भी उन पर चलाया गया, उनके हाथ भी टूटे, उनके सर भी टूटे, लेकिन वो अपनी मांग से पीछे नहीं आए और जिद पर अड़े रहे और आखिरकार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी ले लिया और किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी विपक्ष के नेता के साथ वो खड़े भी नहीं दिखे। इसका मतलब ये साफ गया कि जो जेनजी है आज का, वो जो है तार्किक रूप से काम करता है, वो किसी के बहकावे में नहीं आता, वो विपक्ष के बहकावे में नहीं आता, लेकिन एक बार यदि सोच लेता है तो फिर उसे हासिल करके ही दम लेता है। और अब से राजनीतिक पार्टियां जेनजी को भी गंभीरता से लेगी, ये बात इस आंदोलन से बिल्कुल साफ हो गई कि बिना जेनजी को गंभीरता से लिए अब आगे की राजनीति जो है वो नहीं होगी। तो ये इतने सारे कैरेक्टर्स हैं जिसके बारे में हमने छोटा सा ब्रीफ किया। अब इन्हीं मुद्दे पर हम बात करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं एक बार आपका
परिचय करवा दूं, हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है सुरेंद्र स्वामी, वो हमारे साथ रहेंगे। संदीप मिश्रा पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में वो भी रहेंगे, जो वरिष्ठ अधिवक्ता भी है सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा दीपक हिंदुस्तानी है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, वो भी हमारे साथ में रहेंगे। और एडवोकेट नवीन दुबे है पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में, ये भी हमारे साथ रहेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं सुरेंद्र स्वामी जी से करना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं एक मिनट का रिएक्शन लूँगा कि इस आंदोलन के शुरू होने से लेकर के ख़त्म होने तक जो भी हमारे सामने आए हैं, उस पर आप लोगों की अपनी क्या राय है? आप इस आंदोलन को किस तरीके से आपने देखा, किस तरीके से ऑब्जर्व किया है, उस पर मैं चाहूँगा सबसे पहले अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें। मैं शुरुआत सुरेंद्र स्वामी जी से करना चाहूँगा। स्वामी जी, आप इस पूरे आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए मुकेश जी, आप अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छे महंगे मॉल में ले जाएं, नए नए कपड़े दिलवाएं, ज्वेलरी दिलवाएं, अच्छा खाना खिलाएं, और जब आप बाहर निकल रहे हो तो पता लगा कि वो अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ निकल गए। तो ये जो आंदोलन है, ये नटशेल में ये है कि मंच सजाया विपक्ष ने, मंच सजाया टुकड़े टुकड़े गैंग ने, मंच पर काबिज रहे वही लोग जो हमेशा से देश विरोधी बातें, धर्म विरोधी बातें करते रहे। और जब ये समाप्ति पर आया तो वांगचुक जी भी अपना चुपचाप खिसक गए, और अभिजीत दीप के भी अपना फट से 3 मांगों का बहाना बना के और जय भीम बोल करके आंदोलन समाप्त कर गए। और जो बेचारे आम आदमी पार्टी वाले, डिम्पल जी और कांग्रेसी, जो सब वहां मंच पे जा जाके, और इतने सारे सेलिब्रिटी जो मंच पे आए, इन्होंने किसी से नहीं पूछा भाई आंदोलन खत्म करें कि नहीं करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी नड्डा जी के साथ बैठ के और कर दिया। तो विपक्ष के नीचे से तो दरी निकल गई, उन्हें तो कुछ मिला ही नहीं। न इधर कांग्रेस को मिला, वो वांगचुक जी को कह रही है, और इधर आम आदमी पार्टी वो अभिजीत दीपके को कह रही। तो कुल मिलाकर, और बेचारे समाजवादी तो कहीं रहे ही नहीं। उनका जो पीडीए था वो भी निकल गया जब अभिजीत दीपके ने वहां कहा कि भाई जय भीम, और वो चल दिए। और वो एक महाराष्ट्र में एक चंद्रशेखर रावण जैसे यूपी में है, ऐसे ही भाजपा वहां पनपा देगी अभिजीत दीपके को महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत। तो कुल मिला के हमने तो इसको इस नजरिए से देखा जी। अगर 1 मिनट में तो जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, और जो उदाहरण जिस तरीके से समझाया, मुझे लगता है कि लोगों को पहली ही बात में समझ में आ गया होगा। दीपक हिंदुस्तानी जी हैं। दीपक हिंदुस्तानी जी, आप कैसे देखते हैं, आम आदमी पार्टी कैसे देखती है? आपको, आपके सभी पैनलिस्ट को मेरा तो नमस्कार। सबसे पहले अभी मैं सही की बातें सुन रहा था तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो बच्चों को उग्रवादी, वो आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग ठहरे। ये तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि अब भी ये बच्चों को, आज के देश के युवाओं को टुकड़े टुकड़े गैंग ठहरे। यही कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है जिन्हें ये कहते हैं, जिनको अहंकार था कि हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं दिए जाते, हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं जाते, बच्चों ने उनको झुका दिया। एक अहंकारी तानाशाही को, उसको झुका दिया। तानाशाही की हार हुई है, लाठी तंत्र की हार हुई है, बच्चों की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। यही कहना चाहूँ। ठीक है, संदीप जी, संदीप मिश्रा जी। मुकेश जी, मैं तो कहूँगा कि जितना बढ़िया उदाहरण स्वामी जी ने दिया, उससे बेहतर उदाहरण कुछ हो नहीं सकता है। और इसमें असली लूजर कौन रहा और असली गेनर कौन रहा, मैं इस सवाल का पहले जवाब दे दूं कि असली लूजर तो रहा डीप स्टेट, जो भारत में वह प्रयोग करना चाह रहा था जो नेपाल में किया, बांग्लादेश में किया, श्रीलंका में किया, ऐसी जगहों पे किया। और असली गेनर निकले हमारे नरेंद्र भाई और जेनजी निकली यहाँ की। जेनजी ने यह मैसेज दिया दुनिया को कि हम वो भीड़ नहीं है जिसको आप बहका के ले जाएंगे, हम एक कंस्ट्रक्टिव सोच वाले लोग हैं, हम लोग सकारात्मक सोच वाले हैं, और अगर शासन सत्ता हमारे हिसाब से हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार है तो हम किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। और यही हुआ कि इतना विपक्ष सोचता रहा, समझाता रहा, लेकिन जेनजी ने अपने कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ जो है सत्ता पक्ष के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में भी परहेज नहीं किया, क्योंकि उनका टारगेट था अपना लक्ष्य, और उस लक्ष्य को उन्होंने हासिल किया। तो इसके लिए उनको सैल्यूट है। बिल्कुल। नवीन जी। नवीन जी।
मुकेश जी, इस आंदोलन को देखने का सबका अपना अपना नजरिया है, लेकिन हमारा जो नजरिया है वो थोड़ा सा भिन्न है। हो सकता है बहुत से लोग सहमत ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस आंदोलन ने एक चीज तो भारत की राजनीति में नया उद्भव कर दिया है कि अब युवा अपनी भूमिका निर्वहन करना जानता है और उसने बखूबी अपनी भूमिका का निर्वहन किया। इस आंदोलन में जब सोनम वांगचुक की एंट्री हुई और उसके बाद उनके अनशन को जब 14-15 दिन हो गए, उसके बाद से इस आंदोलन में एकदम से भीड़ जुटनी शुरू हुई और भीड़ छात्रों की थी। सारे नीट के एस्पिरेंट्स नहीं थे, लेकिन तमाम युवाओं की भीड़ जुटी और बड़ी भीड़ जब जुटी तो उसने सरकार को सोचने पर बाध्य किया। जो सरकार अपनी हठधर्मिता के लिए जानी जाती है, अपने दम्भ के लिए जानी जाती है, अपने घमंड के लिए जानी जाती है, उस सरकार को झुका दिया। अब आप कहेंगे सर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को कुछ हासिल हुआ? मैं कहता हूँ कुछ नहीं हासिल हुआ। एक बदनुमा दाग लगा उनके ऊपर कि आप इतनी हठधर्मिता करते रहे। आप किसी भी आंदोलन को कह देते हो कि साहब इसमें असामाजिक तत्व हैं, ये पाकिस्तान प्रायोजित है, ये बांग्लादेश प्रायोजित है। किसान आंदोलन आता हो तो आप कहते हैं साहब ये खालिस्तानी है। तो इस तरीके से आप किसी आंदोलन को डिफेम करने का काम करते हैं। वो सच्चाई सामने आ गई कि वो भारत के युवा थे, भारत के बच्चे हैं, भारत के छात्र हैं। उन्होंने आपके सामने आंदोलन किया और आपको घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया और आप जिस धर्मेंद्र प्रधान को बार बार बचाने की कोशिश कर रहे थे उनसे इस्तीफा लेना पड़ा आपको। इससे ज्यादा और क्या होगा? मैं एक बड़ी बात और कह रहा हूं, ये आंदोलन मुकेश जी, ये आंदोलन अब आखिरी नहीं है। ये पहला आंदोलन हुआ है। अब चाहे सरकार है या राज्यों की हो, किसी भी पार्टी की, या देश में किसी की भी सरकार हो, इनको फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा, अन्यथा ऐसे आंदोलन और प्रखर रूप से आएंगे। और फिर मैं कह रहा हूं कि अभी जिस तरीके से आरक्षण की समीक्षा के लिए बात कर रहे हैं, आरक्षण के ऊपर आंदोलन की बात हो रही है, उसके भी कई मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। मुझे लगता है कि जो आरएसएस है उसका भी एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में शुरू होने वाला है। बिल्कुल ठीक है। मैं स्वामी जी मैं आपके पास आऊँगा। क्या जिस तरीके की बात नवीन जी कह रहे हैं भी सोशल मीडिया पे आ भी रहा है, बहुत सारे आरक्षण के विरोध में, आरक्षण के समर्थन में, और बहुत सारे जो है उस तरीके की भी सोशल मीडिया से फिर से लड़ाई को शुरुआत करने की, मतलब एक तरीके से कहें जो चलन शुरू हो गया है सीजेपी की बात से। मैं उस पर बाद में जाऊंगा। मैं इसी मुद्दे पे रहते हुए भाई आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अब समय आ गया है कि राजनीतिक पार्टियों को जेन-जी के बारे में एक गंभीर स्टेप सोच करके करना होगा, या पार्टी में भी सीजेपी को, सरकार की पॉलिसी में भी सीजेपी को, मैं कह रहा हूँ जो जेन-जी है, जेन-जी की बातों को, उनकी भावनाओं को ख्याल करके पॉलिसी बनानी होगी उनकी बात को रखने के लिए। और पार्टी में भी, अब तो मेरी जो पार्टी से बात हो रही थी, तो जेन-जी सेल भी जो है एक जो है अब जल्दी ही शुरू किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि सरकार अब जेन-जी को गंभीरता से लेने लगी है, या देर से ही सही ये सही कदम है? नहीं, देखिए गंभीरता से तो पहले भी लेते थे, लेकिन अब जो ये आंदोलन हुआ, और जैसे दुबे जी ने कहा कि वो शुरू में तो कॉकरोच आंदोलन रहा, बाद में वो जेन-जी आंदोलन में कन्वर्ट हुआ, और जिस दिन लाठी वाठी चली उस दिन वो जो कॉकरोच के लीडर्स थे वो गायब थे सीन से, वो वहां पे थे ही नहीं। तो इसमें सरकारों को इस बात को महसूस करना पड़ेगा, जब आपने वोटिंग राइट 18 साल की उम्र का दिया है, तो जो बच्चों का भविष्य 17-18 साल में बनना है, और उनकी जो व्यवस्थाएं अगर आप ठीक से एड्रेस नहीं करेंगे, तो जेन-जी अपने हक के लिए आएगा, और फिर वो पॉलिटिकली भी आपको डैमेज करेगा, क्योंकि उसके पास वोट है ना। बिल्कुल, वो खाली जेन-जी नहीं है। देखो पॉलिटिशियन क्या देखते हैं, 5वीं 6वीं के बच्चे हो तो इनको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन ये वो बच्चे हैं जिनका वोट है, जो भी आज की तारीख में 12वीं कर रहे हैं, वो बच्चे सब 18 प्लस माइनस में हैं वो बच्चे, तो वो इनके वोटर भी हैं। बिल्कुल। तो जब वो देश के वोटर हैं, तो अगर आप उनको एड्रेस नहीं करोगे, और जब बिलो 30 कह रहे हैं कि करीब 45% पॉपुलेशन जो है बिलो 29 है, तो उस स्थिति में आपको इनको एड्रेस करना ही पड़ेगा, और इनकी समस्याओं के लिए आपको समाधान देना पड़ेगा। और जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज हैं आपकी, जो इन स्टूडेंट्स को, जेन-जी को हर्ट करती है किसी भी एरिया में, उनको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो आंदोलन अब जो शुरू हुए हैं जेन-जी के, तो जेन-जी के अपने डिफरेंट डिमांड्स के डिफरेंट ग्रुप्स हैं,
तो अभी ये एक नीट को लेकर के आया है, कल को दूसरा किसी दूसरे सब्जेक्ट को लेके आएगा, कभी तीसरा आएगा। तो अब सरकार को खुद ही आगे एज ए पार्ट ऑफ पॉलिसी ये सोचना चाहिए कि भाई जैन जी की क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कहाँ उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है, कहाँ हम उनकी केयर कर सकते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो पॉलिटिकली भी, क्योंकि 29 में तो वो वैसे ही इलेक्शन है। मतलब 10वीं वाला भी वोटर हो जाएगा 29 आते आते। तो हम ये समझते हैं कि सरकारों को अब इस पे गौर करना पड़ेगा, और जो विपक्ष है वो तो उसको भी करना चाहिए, गौर करना चाहिए। सत्ता में नहीं है तो क्या है, अगर वो उनकी डिमांड्स को मतलब एक राष्ट्रभक्त बच्चों की डिमांड की तरह बढ़ाएंगे तो ठीक है, और अगर वो मंच पे राम मुझे लगता सीता है को कि गाली एक चीज मैं ये दिलवाएंगे, पूछूंगा कि ये वो एक मौका था खालिद की स्वामी बात जी। करेंगे तो उनकी मर्जी है। बिल्कुल। दीपक जी, मैं आपके पास आना हूँ। ये एक मौका था, इतना बड़ा आंदोलन था, इतना बड़ा मंच था, और जो मंच जिनके हाथ में था, जिनके नियंत्रण में था, वो आम आदमी पार्टी के से जुड़े हुए थे, और उनको लगा कि शुरू में कि भाई ये तो इतना अच्छा मंच सज गया है, और भीड़ को देख करके या जनता को देख करके जब बिना पैसे दिए जनता को आप जुटा लेते हैं तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मन में एक लालच हो जाती है। आम आदमी पार्टी के भी मन में आई, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल आए, संबोधित भी किए, लेकिन उनको वो नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। उल्टा उन्हें आलोचना सहनी पड़ी, उनको जवाब नहीं सूझा, और अंत में उन्हें वापस जाना पड़ा वहाँ से। मनीष सिसोदिया जो कल आए थे, तो उनसे जिस तरीके से बच्चे सवाल पूछ रहे थे, और आज जो है कल ही आपकी पार्टी जो पंजाब में है वो कह रही थी कि हमारे यहाँ कोई लीक नहीं हुआ है। आज तो सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं कि जितने भी मेडिकल के परीक्षा जो हुए हैं, मेडिकल नहीं और नॉन मेडिकल वाले जो एग्ज़ाम हुए हैं, उन सारे प्रश्न पत्र जो है लीक हुए हैं, वहाँ पे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। तो जवाब तो उनको भी देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी को जो फ़ायदा मिलना चाहिए थे, फ़ायदा मिलने के बजाय जो है नुकसान हो गया इससे? देखिए मुकेश जी, फायदे नुकसान की बातें नहीं, बात है देश के युवा, बात है देश के फ्यूचर की, बात है शिक्षा व्यवस्था की। उसके लिए हम लड़े थे, और 1 डे से आम आदमी पार्टी के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में थे, इनके साथ थे। हम बिल्कुल इनके साथ है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, जो बिल्कुल इनके साथ है। मुझे ये बताइए, अभी मैं वीडियो देख रहा था पार्लियामेंट में, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बार कहा हमने कई कदम उठा लिए हैं, हम जेल में डाल देंगे। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, माय फ्रेंड्स हम उनको जेल में भेजेंगे। मैं इनसे पूछना हूँ, किसको जेल में भेज दिया? क्यों झूठ बोल रहे हो देश के सामने? किसको जेल में भेज दिया आपने? 2024 के अंदर जो आपको पेपर लीक का मास्टरमाइंड कहा गया था, तो हमने नहीं कहा था, मोदी जी ने कहा था, सीबीआई ने कहा था कि ये मास्टरमाइंड है 2024 का, उसको सबको बेल दिलवा दी है। और अभी एक हफ्ते पहले जो मास्टरमाइंड कह रहे थे सीबीआई, वो सीबीआई कोर्ट के अंदर कहती है हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ऐसे जेल में भेजोगे आप? ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओगे? अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी दिन में आया, फर्स्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में आज ही सुनवाई चल गई। ऐसे पागल बनाओगे आप देश के युवाओं को? माय फ्रेंड्स कह के ऐसे पागल बनाओगे आप देश के युवा को? सेकंड बात, आप आए पंजाब के ऊपर। मुकेश जी, मैं चैलेंज देता हूं, मैं आपके चैनल में बैठ चैलेंज देता हूं, मैं डिबेट में आना छोड़ दूंगा। एक दिखा दीजिए पंजाब के अंदर अगर पेपर लीक हुआ हो। मैं चैलेंज देता हूं, पेपर लीक पंजाब में नहीं हुआ, नकल करने की कोशिश की गई थी। कुछ बच्चे, नहीं मुझे कंप्लीट करने दीजिए मुकेश जी। कुछ बच्चे कैमरा पेन जो होता है, स्मार्ट पेन लेके घुसे थे, उनको हमने पकड़ा और जेल में डाला। ये फाइट है बीजेपी और हम में। कोई पेपर लीक नहीं हुआ, एक दिखा दीजिए। हाई कोर्ट ने बोला है कि पेपर में नकल करने की कोशिश की गई थी, पेपर लीक नहीं हुआ है। ठीक है, ये झूठा पखंडा बीजेपी का, ये बीजेपी और सोशल मीडिया में पूरा चल रहा है। लेकिन कल आपके मनीष सिसोदिया को जवाब देना चाहिए था ना, मन से जब बच्चे पूछ रहे थे। बिल्कुल दिया। दीप मिश्रा जी, ये जो सीजेपी की शुरुआत हुई थी वो सीजेआई के उस कमेंट से हुए थे, जिसको कि गलत तरीके से लेकर के लोगों ने कॉकरोच का कहा, एक सेंटिमेंटल। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया सर। क्या? अरे सवाल मैं पूछूंगा, जवाब आपको देना है, आप मुझसे थोड़ी सवाल पूछेंगे। नहीं, आप मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे ना। तो सर आपने जो हुआ, जनता ने सुन लिया आपको। भाई साहब, आप रामलीला मैदान में नहीं बैठे हैं, आप टीवी के स्टूडियो में। हाँ, आपसे चलो मैं आ जाऊंगा दीपक जी आपके पास फिर से। संदीप जी, तो ये एक तो हुआ, उससे शुरुआत हुई। उसके बाद एक और कमेंट बीच में आया आंदोलन के दौरान, जब उनको एक पिटिशन के द्वारा उनको वीडियो दिखाया जा रहा था। बोले कि हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये छात्रों को की भावनाओं को उनको हर्ट किया था।
क्या आपको लगता है कि अब ऐसी चीज़ों से भी लोगों को बचने की ज़रूरत है, जो आप सीधे तौर पे किसी के सेंटिमेंट को अगर आप हर्ट करते हैं तो उसका नुकसान या उसका खामियाजा भी आंदोलन के रूप में जो है देखने को मिलता है? क्या लगता है कि सीजेआई के पद पर बैठे हुए या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को इस तरीके की प्रतिक्रिया खासतौर पे जेनजी और युवाओं के प्रति देने से पहले सोचना चाहिए? मुकेश जी, हमारा भी बाल सफेद है, स्वामी जी का भी बाल सफेद है और आपका भी थोड़ा बहुत है। एक बात मैं कहूं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी सीखता है कि चुप कब रहना है। जैसे उम्र बढ़ती आदमी बोलना सीखता है, लेकिन जब ज्यादा अनुभव हो जाता है तो आदमी चुप रहना सीख जाता है कि कब मुझे चुप रहना है। और यह चीज हर किसी पे लागू होती है, चाहे हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे देश का मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे टीवी में डिबेट में बैठे हुए पैनलिस्ट भी हो। तो अगर हम चुप नहीं रहेंगे ऐसी जगह पे जहां पर व्यवस्था बनाना है तो एक अव्यवस्था फैल जाएगी। और शायद यही हुआ कि एक बयान ने ऐसी आग पकड़ी जिसके लिए कहा तो गया था अधिवक्ताओं के लिए, लेकिन उस बात को पकड़ करके बैठ गए यूथ के लिए और यूथ को उसमें बहका लिया गया, जबकि यूथ के लिए कोई रेफरेंस ही नहीं था। और दूसरी बात, बाद में सफाई आई उनकी कि भाई जो कहा गया था ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट खुली हुई है सबके लिए, बाद में एक सफाई आई, लेकिन वो सफाई देने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि पहले आपका जो वीडियो चल गया वह एक निगेटिव मैसेज गया लोगों के बीच कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से जो है सुनने से इनकार किया। तो बात यह है कि समय के साथ आपको बातों को स्वीकार करना पड़ता है और यही चीज हो रही है। आज सरकार जो कभी भी इस्तीफा नहीं हुआ, राजनाथ जी का बयान वायरल हुआ कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन इस्तीफा हुआ। लेकिन इस इस्तीफे का बेनिफिट भी सरकार लेने के मूड में है ऐसा दिखाई देता है मुझे, क्योंकि जिस व्यक्ति को आरोप लगा था कि उत्तर प्रदेश में यूजीसी का जब विरोध चल रहा था तो इस्तीफा मांगा गया था, अब उसी व्यक्ति का इस्तीफा हुआ। लेकिन किसकी बात पे हुआ? विपक्ष के मांग पे हुआ। वह व्यक्ति जो पिछड़ों की बात करता है, पीडीए का रट लगाता है, वह व्यक्ति एक पिछड़े का रेजिग्नेशन ले लिया। तो उस रेजिग्नेशन के बदले खेल गई तो देखिए, ये रेजिग्नेशन कोई पॉलिटिकल रेजिग्नेशन नहीं है तो मैं मानूंगा। आप जो कहिएगा जो रावण के कहने से इस्तीफा हो गया या जो दूसरे कहने उसके कहने से इस्तीफा तो प्योरली जो जेनजी की जिद के कारण हुआ है, नहीं तो वो जाने वाले नहीं थे। और आंदोलन में युवाओं से ज़्यादा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से ज़्यादा जो है जेनजी स्वतः स्फूर्त हो आए थे वहाँ पे। तो आप के सरकार को इसी बात का दबाव था। अगर वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता होते तो शायद सरकार दबाव में नहीं आती। मैं आऊँगा दीपक जी, आपके पास आऊँगा, मैं एक बार नवीन जी के पास जाऊँगा, फिर मैं वापस आपके पास आऊँगा। नवीन जी, आप भी इस मसले को देख रहे हैं शुरू से। नेपाल में भी इसी तरीके का मसला हुआ, श्रीलंका में भी हुआ, बांग्लादेश में भी हुआ, लेकिन कहीं भी जेनजी, नेपाल में खासतौर पर वहाँ सरकार भी बदली, लेकिन जेनजी के आंदोलन से सरकार तो बदली लेकिन विपक्ष को फ़ायदा नहीं हुआ। सरकार को नुकसान हुआ जो सत्ताधारी पार्टी थी, लेकिन विपक्ष को नुकसान हुआ। वहाँ पे तीसरी पार्टी जो है वहाँ पर जेनजी है अपनी सरकार में लेकर गई। इसी तरीके का ट्रेंड यहाँ में अभी विपक्ष को यहाँ नुकसान हो रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर यही ट्रेंड अगर देखा जाए तो अभी तो दबाव में बात मान लिया गया, लेकिन आने वाले टाइम में पक्ष विपक्ष मिल करके हो सकता है इनकी बात को ना माने, इस तरीके की स्ट्रेटजी भी अपनाई जा सकती है? मुकेश जी, एक चीज तो मैं कहूंगा कि नेपाल, श्रीलंका और ये बांग्लादेश, इन राज्यों से भारत की तुलना नहीं की जा सकती है। भारत एक विशाल देश है और विशाल विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग होते हैं। तो आप ये कहेंगे पूरे भारत का जेनजी खड़ा हो जाएगा और अपनी बातें मनवाएगा, पूरे देश में इस तरीके की क्रांति लाएगा कि वो सत्ता परिवर्तन में सक्षम हो जाए, ये असंभव है, ये कभी नहीं होने वाला, पहली चीज। दूसरी चीज आती है कि जिस तरीके से ये आंदोलन खड़ा हुआ, मैं फिर कहूंगा सरकार से गलती हुई है, और उसको आप अगर कहें तो सरल और सामान्य भाषा में ये कह सकते हैं कि आपने बहुत देर कर दी फैसला लेने में। आपको सिर्फ इतना कर देना चाहिए था शुरू की 6वें 7वें दिन कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का उठा के मंत्रालय बदल देते, कौन सी बड़ी बारी गाज कर जाती। आपके धर्मेंद्र प्रधान भी सुरक्षित बने रहते मंत्रालय में और ये चीज आपकी भी वाहवाही हो जाती, काम खत्म हो जाता। लेकिन क्या हुआ, आप हठधर्मिता पर डटे रहे। देखिए ऐसा है, विपक्ष ने 2014 के बाद से तमाम आंदोलन किए हैं, तमाम शिक्षा मित्रों ने, अनुदेशकों ने बहुत लाठियां खाई हैं इस देश के अंदर, किसानों ने आंदोलन किया, किसान आंदोलन तो इससे बहुत बड़ा आंदोलन था। लेकिन सरकार झुकी और आखिरी में आके क्या किया कि भाई किसान कानून रोल बैक कर लिए। किसी मिनिस्टर का इस्तीफा या उस तरीके की डिमांड थी भी नहीं तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ जैन इनके बच्चों के जो मंच था, उस मंच पे सबसे पहला अगर कोई बैनर बड़ा सा लगा था बैकड्रॉप में, तो उसमें लगा था धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मैं स्वयं वहां गया था, मैंने कवर किया उसको, मैंने देखा है। तो ये तो तय था
कि ये मोब जो था ये बिना इस्तीफे के मानने वाला नहीं था। अब उस पर वही वाली बात हो गई कि सब कुछ लौटा के होश में आए तो क्या किया। भारतीय जनता पार्टी को इसमें एक बड़ा नुकसान हुआ है। राजनीतिक तौर पर आप भले ही कह दें कि दूसरी पार्टियों को कोई लाभ नहीं मिला है, लेकिन आपका नुकसान हो गया। आपका नुकसान ऐसे हो गया कि जो युवा प्रधानमंत्री मोदी को अपना आदर्श मानता था, प्रधानमंत्री जी को बहुत गंभीरता से सुनता था, उस युवा ने कैसे कैसे मीम्स बना बना के इंस्टाग्राम पर डाले हैं, देखने के बाद ये ताज्जुब बात तो लगता आप है। बिल्कुल और ये सही कह युवा, रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही मैं कह रहे हैं, प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। लेकिन और युवा पीढ़ी को आप देखिए नियंत्रित डंडे से नहीं कर सकते हैं, उसको समझा के संभाल के उसके मुद्दों पर आपको गंभीर चिंतन करना पड़ेगा। नहीं, मैं यही भारत बात का कह रहा युवा हूँ कि बेरोजगारी युवाओं की ने समस्या रील्स से तो जूझ डाले, रहा है। नाराजगी जताई और सारी हदें पार कर दी युवाओं ने। जेन जी ने प्रधानमंत्री के मेम्स इज्जत से डाल रहे थे वो लोग, लेकिन साथ में यह भी है कि जब उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपना संदेश दिया तो उसके बाद से उनकी बात को माने भी, और उनकी बात मानने के बाद जो है चीज़ें जो है उनके नियंत्रण में। उनको लगा कि प्रधान जो है, जो देश का जो प्रधान है वो हमारी बात को सुन रहे हैं, और उन्होंने 3 दिन के भीतर में तो एक्शन ले लिया। तो उसके बाद उनके जो फॉलोअर्स थे उनके बाद तो उनके फॉलोअर्स भी बढ़े हैं। जो इंस्टाग्राम पे जो युवा ही फॉलो करते हैं उनको, तो इंस्टाग्राम पे उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि जो नुकसान शुरुआती दिनों में हुआ था वो नुकसान की भरपाई कर लिए, उनसे आगे भी निकल गए प्रधानमंत्री मोदी। मसला वो नहीं, मसला ये है कि अब ये कितने दिन तक रहेगा। और दीपक हिंदुस्तानी कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं एक बार वापस आऊँगा आपके पास, लेकिन दीपक जी आप हाथ उठा रहे थे बार बार, क्या कहना है आपका? हाँ मुकेश जी, मैं अभी राजनीतिज्ञों को सुनवा था, सुरेश जी और मिश्रा जी को। ये कह रहे कि इस्तीफा दिलवा दिया, इस्तीफा दे दिया बीजेपी ने, मास्टर स्ट्रोक। ये बीजेपी ने इस्तीफा नहीं दिलवाया, देश के बच्चों ने झुका के इस्तीफा दिलवाया है। उन्होंने कोई नैतिकता में इस्तीफा नहीं दिया। यही बात तो कह रहे हैं, कोई कहा सर मुकेश जी, अगर उनमें नैतिकता होती ना, जब 20 बच्चे मरे थे जब इस्तीफा दे देते। इनमें कोई नैतिकता में नहीं दिया, बच्चों ने झुकाया इस अहंकारी सरकार को, तब इस्तीफा हुआ है। और दूसरी बात, आप अभी मैं सुनवा था, ये तो राजनीति सुरेश जी कह रहे थे शायद कि कुछ ऐसे तत्व घुस गए थे, कुछ कुएं ऐसे घुस गए थे जो देश विरोधी नारे लगा रहे थे और ये कर रहे थे। तो देश का गृह मंत्री कौन है? चलिए आइए देश के गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगते। कैसे दिल्ली में इतने देश विरोधी इकट्ठे हो गए, कैसे इकट्ठे हो गए? ये मांगे अमित शाह से इस्तीफा, कैसे इकट्ठे हो गए? उधर बच्चे पिटे, बच्चियों के कपड़े फाड़े, लड़कियों के कपड़े तक फाड़ दिए। हम बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर रहे, वहां पे बच्चों ने क्या क्या नहीं सहा, क्या क्या बोला गया बच्चों को। वहां पे डंडों में कील लगा के मारी गई बच्चों को, वो पूरे देश के चैनलों ने देखा। वो जो है ना, पुलिस ने किल नहीं लगाया था, वो असामाजिक तत्व थे। ये भी जांच पे सामने आ गया। इसका इल्जाम आप पुलिस पे नहीं लगाइए कि किल लगा करके लोग आए थे। और जिन बच्चों को चोट लगी है, जिनके हाथ पांव टूटे हैं, सर फटे हैं, उनके प्रति सबकी सहानुभूति है। और यही वजह है कि ये होने के बाद से प्रधानमंत्री डायरेक्ट इसमें इंटरफेयर किया। उसके बाद 3 दिन के भीतर में जो है सारी चीज़ें खत्म हो गई। ये बात तो अब है नहीं, अब वो उस तरीके की बातें हैं नहीं। सुरेंद्र स्वामी जी, मैं एक चीज़ मैं जानना चाहूँ, एक चीज़ मैं आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरीके से जैन जी अब यहाँ कर रहे थे, तो बाकी आंदोलन में ये होता है कि एक बार आपने बात मान ली, किसी पार्टी ने आंदोलन किया तो उसके बाद पार्टी का कद बढ़ जाता है, फिर उसको उसका चुनावी फ़ायदा होता है और फिर दूसरे तरीके से वो फ़ायदा। लेकिन इसमें तो कोई चेहरा आया ही नहीं सामने। अभिजीत दिप्ते सामने ज़रूर आए थे लेकर के, लेकिन पूरी तरीके से क्रेडिट अभिजीत दिप्ते को भी नहीं गया। ये तो वो छात्र ले गए जो जिनका कोई फेस नहीं है। तो क्या इसका राजनीतिक फ़ायदा आपको लगता है कि विपक्ष आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी इसी तरीके का फार्मूला जो है उत्तर प्रदेश में अभी अपनाया जा रहा है। अभी जो जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंगों को गिराने की बात कर रही थी, तो उसके लिए भी अभिजीत दिप्ते ने ट्वीट किया था और अभी सरकार ने उस पर रोक भी लगा दिया है। तो क्या आपको लगता है कि अब सरकारें डर गई हैं, जहां पर चुनाव है वहां पर वो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती? नहीं, वो तो मुकेश जी बिल्कुल ऑब्वियस है। मैंने आपसे कहा ना कि भाई सरकारों को वोट चाहिए, और अगर जैन जी के पास वोट है तो उनको सुननी पड़ेगी। अब उसमें देखना भी ये पड़ेगा कि भाई ये कौन सा जैन जी है इसमें। अब तो जैन जी बोले ना, अब तो आप दूसरा कुछ बोलेंगे नाराज। अब जो कह रहा है उमर खालिद को जेल से रिहा करो, वो भी जैन जी है। जो कह रहा है पीओके को आजाद कर दो, कश्मीर को भारत से आजाद कर दो, वो भी जैन जी है। जो राम को गाली दे रहा है वो भी इनके हिसाब से जैन जी है। जो सीता मैया को गाली दे रहा है वो भी जैन जी है। तो इसलिए ये जैन जी की दुकान लोगों ने खोल दी, ये दिखाने के लिए कि भाई ये जैन जी आंदोलन। पहले 15 दिन तो ये काय का आंदोलन था, ये सारे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग वहां बैठे हुए थे। बिल्कुल, उसमें किसको क्या शक है। एनीवे,
मैं इसलिए दीपक जी की बात का पहले मैंने जवाब देना चाहा कि उस पे नहीं बोलेंगे कि वो मंच जिस पे जो नारे लग रहे थे वो क्या नारे थे, वो जैनजी थे क्या ना वो। नारे थे बताए? अरे बताए क्या नारे लगे सारे थे? चैनल ने दिखाया है, आप बार बार पूछ रहे हो, अभी मैंने बोला भी आपने बताइए सुना सुरेश नहीं। जी, आप बताइए कौन से नारे गलत, आप एक अरे नारा बताइए कौन सा गलत लगा इतने था। तो अभी आपको बताए। अरे अभी तो इतने देश सुनाए, विरोधी नारे उसमें लग एक रहे और थे मैं सर भूल वहां गया था, पे वो सर, भी जो बोल देता क्या हूँ। देश विरोधी नारे लगे थे आप बताइए? कश्मीर कौन को से जो विरोधी दुनिया नारे में लगे? बस नाम रहेगा अल्लाह का, ये भी एक नारा लग रहा नहीं, था, पूरी दुनिया गजल में सुनिए, बस वो नाम पूरी रहेगा गजल गाई अल्लाह गई का। थी। सिर्फ वही तो बीजेपी की टीम वही करती है, काट के थोड़ी सी क्लिप वही चलाती है। वो एक गजल थी जो पाकिस्तान में लिखी गई थी हिटलर के खिलाफ, जो वहां का हाँ, हिटलर शाही तो हुई उसको थी। यहाँ सुनाइए यहाँ आप। पाकिस्तान में जो लिखी भारत गई में थी यहाँ सुनाने सुनाने के की लिए क्या गजल जरूरत है। है? मैं मतलब नाम अब बोल वो रहा हूँ गजल उसका, के बहाने जिनने थोड़ी वो हो गजल जाओगे, लिखी थी। तुम्हारा ही हो गया उस गजल वो का एक पूरी लेके। गजल थी। ये अरे अरे कभी भैया, भजन भी सुना देते, आप गजल सुनो सुनाने गजल, में आप लगे ऐसा रहते हो। करना, आप ऐसा करना, आप चुनाव में ये गजल चलाना, आप हर आपके उस पे कहना भैया ये गजल है, इसका दूसरा मतलब मत निकालो, ये गजल है कि नाम और रहेगा यही अल्लाह बात का। भगवान राम के अगर आप अपमान में की। हिम्मत है तो ये चला सुरेश के जी, दिखा देना आपकी सुरेश जी, चुनावी भाई रैलियों भगवान में। राम के अपमान अरे की। इस वो गजल को बीजेपी चला ने के जितना दिखा, सनातन धर्म अगर का हिम्मत अपमान है तो किया है उतना नहीं कर किसी ने नहीं पाओगे। किया है। जितना कैसे नहीं बीजेपी किया ने है, सबने सनातन किया है धर्म का वहां पे अपमान जाकर किया है, के। भगवान राम का पूरे का अपमान पूरा किया है, वही जैन, उतना वही किसी टुकड़े ने नहीं टुकड़े किया है। गैंग, हनुमान जी को सारे बीजेपी वही का है, झंडा सारे लेके खाली नचाते थे ये सब वही लोग। भरे हुए थे, सब कुछ नहीं था उसमें। तो मेरा ये कहना है मुकेश जी कि जो राजनीति होती है ना वो बड़ी टेढ़ी होती है। अब आप सबको लग रहा है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान से झुका दिया, इस्तीफा ले लिया, हम भी मानते हैं जैन जी ने किया, झुका लिया, पर आपको ये नहीं लगता है कि सरकार इस इस्तीफे का इंतजार कर रही थी? पूरा माहौल सजा के, पूरा मंच सजा के और इस्तीफा लिया। आप देखिए कैसे होता है। जैसे मिश्रा जी ने कहा था, मैं सीक्वेंस बताता हूं कि भाई यूजीसी पे सबसे पहले तो सवर्ण ही मांग रहा था उनका इस्तीफा, पिछले 5 महीने से मांग रहा था, सरकार उनका इस्तीफा नहीं लेना चाहती थी, ठीक है ना। जब सरकार उनका इस्तीफा नहीं लेना चाह रही थी तो वो टाल रही थी कि कब तक टालेंगे। फिर इनको लगा ये आंदोलन तो बंद नहीं हो रहा है और ये आंदोलन तो अब दूसरे आंदोलनों में राज्यों में शुरू हो गया और कहीं ऐसा नहीं हो जंतर मंतर वाले को ज्वाइन कर ले। तो सीक्वेंस कैसे होती है कि आप अभिजीत दीप के, जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, जब वो पार्टी करता है तो पूरी भाजपा उसको कंडेम करती है, उसको डीसीपी साहब एयरपोर्ट पहुंचते हैं, बिना मांगे उनको परमिशन देते हैं, बांसुरी स्वराज ने खुद कहा, वो आंदोलन करते हैं, फिर उनको खुली छूट देते हैं, वो उस आंदोलन में दुनिया भर के जो आपके हमारे देश के ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग जिनसे विपक्ष को नाराजगी है, वो वहां उनको मंच देते हैं, दीपक जी वो मंच पे खूब भाषण देते हैं, आप सुनिए ना, वो मंच पे खूब बोलते हैं, विपक्ष पूरी तरह एक्सपोज होता है, कॉकरोच पार्टी पूरी तरह एक्सपोज होती है और फिर वहां पे वायलेंस होती है, फिर उस वहां पे वायलेंस होती है और फिर आप क्या देखते हैं कि वायलेंस होने के बाद गायब वांगचुक, वो हट गए, मामला खत्म हो गया सारा। फिर आप उसके बाद क्या देखते हैं कि अभिजीत दीप के एंड पार्टी जिस दिन वायलेंस हुई उस दिन गायब हैं और फिर वो उनकी मंत्रियों से बातचीत होती है और वो कहते हैं हमारी 3 मांगे। क्या मांगे थी वो कहीं भी मांग थी कि आने वाला सिस्टम आप ठीक कीजिए? नहीं, 3 मांग थी, एफआईआर मत करो, जो विक्टिम है उनको पैसे दे दो, कंपनसेशन, और इसका इस्तीफा। सरकार कहती है 2 हम मान लेते हैं, तीसरी हम नहीं मानेंगे, फिर एक मंच सस्ता है, तीसरी हम नहीं मानेंगे, सरकार झुकेगी नहीं, जिम्मेदारी जरूरी है, भाग नहीं सकते, और 24 घंटे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता। मतलब ये 24 घंटे सरदार आप सारे लोग चला रहे थे, सूत्रों से खबर। मैंने उस दिन भी कहा था कि ही हैज टू गो, क्योंकि मोदी जी चाहते थे उसको इसमें फंसा के निकाल लो भाई बाहर, नहीं तो फिर मैं यूजीसी में क्या करने वाला हूं। तो ये पूरी एक राजनीति होती है, उसका एक एंगल आप मत देखिए। तो आप कह रहे थे कि आपदा में अवसर ढूंढ लिया मोदी जी ने। अच्छा फिर सुनिए, उसके बाद उन्होंने क्या किया? हाँ, प्रहलाद जोशी को बना दिया। वो बेचारा छोटे मोटे मंत्रालयों में रहे इतने साल से, हालांकि बहुत ही परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, और उनको आरएसएस की ड्रेस पहना के दिखा दिया
तो एक ब्राह्मण ले आए, मनुवादी लगा दिया उन्होंने। फिर उन्होंने आज टास्क फोर्स बना दी, उसमें मनुवादी चेयरमैन बना दिया, नील केनी। तो वो क्या कर रहे हैं मोदी जी, ये जो पूरी, ये मैं कहता हूं यही राजनीति होती है कि आपने राजनीति में कितने काम कर दिए। आपने इस राजनीति में मैं उस प्रधान को भी हटा दिया, ब्राह्मण मंत्री भी लगा दिया, नीट के लिए ब्राह्मण चेयरमैन भी लगा मतलब दिया। आपसे जो और नाराज उधर थे आपने- यूजीसी वाले मामले में जो सवर्ण नाराज थे उनको भी खुश कर दिया। नहीं, खुश नहीं, मतलब आप अपनी तरफ से कोशिश कर हाँ। रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हुए कि नहीं हुए, वो तो अब आगे पता लगेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में आप ऐसा मत समझिए कि धर्मेंद्र प्रधान को अगर ये जैन जी ने तो ये तो पूरा सजाया। मुझे बताइए, अभिजीत दीपके को जब आने से पहले, जब उनकी वो पार्टी बनी थी, तो क्या क्या चल रहा था सोशल मीडिया पे? और फिर डीसीपी गया, बिना परमिशन, बिना मांगे परमिशन दे दी, आइए साहब आप कीजिए सारा। फिर उनको खुली छूट, हर आदमी आ रहा है, गाली बक के जा रहा है, मोदी को भी बक रहा है, राम को भी बक रहा है, सीता को भी बक रहा है, देश को भी बक रहा है, उमर खालिद भी मांग रहा है, कश्मीर को भी छोड़ दो, 370 भी। मतलब वो जैन जी आंदोलन था, पूरा एक्सपोज हो गया विपक्ष। फिर देखो आप, ऑपरेशन शुरू हुआ, जो रियल में टारगेट हुआ था शुरू में, और आते आते आपको लग रहा है कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में कोई फायदा नहीं होगा इस आंदोलन से, पॉलिटिकली कह रहा हूं। विपक्ष ये तो कुछ हाथ ही नहीं लगा, विपक्ष तो बिल्कुल मतलब कुछ भी क्रेडिट भी नहीं ले पाया। ये तो कम से कम क्रेडिट लेंगे, वो क्रेडिट भी नहीं ले पाए। बिल्कुल। और इसमें एक उम्मीद जगी है अब छात्रों में कि भाई हमारे लिए अब कुछ अच्छे होने की शुरुआत हो रही है। जी आगे नवीन जो जी, आ रहा हूँ, मैंने मैं आप ही के पास कहा- आ रहा हूँ। जी जी जो नवीन मैंने जी, आपसे कहा कि जी अपनी बात पूरी कर students लीजिए सर। हैं, हाँ, बात पूरी कर लीजिए। जो स्टूडेंट्स की और भी डिमांड्स है ना, खाली नीट नहीं है नीट ना, नहीं है, हाँ। खाली पेपर लीक नहीं है, उनकी बहुत सारे इश्यूज हैं जो उनकी नहीं, मुझे लगता है कि ज़्यादातर इशू को तो सरकार है। एड्रेस कर ही रही थी पहले से। ये तो ज़बरदस्ती हाँ, मसला बनाया गया करना पड़ेगा था। सरकार और जो को। नीट वाला तो मामला था उसको तो पूरा एड्रेस कर ही दिया था इन्होंने। इस्तीफा केवल जो है एक जिद थी और ले लिया। जैसे जिस तरीके से आपने कहा कि इस्तीफा ज़रूरी था, इस्तीफा से फ़ायदा आप गिना रहे हैं, तो ये तो आप पहली बार मैं सुन रहा हूँ। नवीन दुबे जी। नहीं नहीं, नहीं, ऐसे मैं ही दो तीन होता है। चीज मैं दो तीन चीजें मुकेश जी कहना चाह रहा था। देखिए ऐसा है, हाँ। धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में तीसरी बार नीट का पेपर लीक हुआ। अब बात समझिए, पहली बार माना जा सकता है कि किसी मिनिस्टर का कंट्रोल कम रहा, इंटरफेरेंस कम रहा, लापरवाही रही, हो गया। सेकंड टाइम फिर पेपर लीक होता है, आप अलर्ट नहीं हुए। तीसरी बार फिर उसी सीक्वेंस में पेपर लीक होता है और आप उसके बावजूद सरकार कह रही नहीं साहब हम मिनिस्टर को नहीं हटाएंगे। ये दम्भ था, ये घमंड था, ये हठधर्मिता थी। अब दूसरी चीज आती है, आदरणीय सुरेंद्र स्वामी जी ने कहा कि ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग में तो साहब वो 20 सांसद भी थे जो टीएमसी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए समर्थन में। ये सब भी तो टुकड़े टुकड़े हैं। तमाम सांसद कांग्रेस के छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में हैं। आम आदमी पार्टी के साथ वो भी टुकड़े टुकड़े गैंग से निकल के आपके आ गए। अरे अब वो 100% नाले 100% गंगा जी में मिलते हैं, वॉशिंग मशीन में चले गए सर, भाजपा में नहीं, वॉशिंग मैं मशीन में बात कर साफ रहा हो हूँ। गए। मैं आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूँ। देखिए, गंगा जल छिड़क के सबको शुद्ध कर दिया जाता है बीजेपी में। और एक वॉशिंग मशीन है, उसके बाद में गंगा जल छिड़कता है उस पे लोग। ये मतलब आपके पास एक ऐसा गंगा जल है सीधा गंगोत्री वाला, जो भ्रष्टाचारी आ जाए उसके ऊपर छिड़क दीजिए और वो 100% पवित्र हो गया। सर वॉशिंग मैं तो मशीन है वो। अब देखिए ऐसा है, इस आंदोलन को अगर नट सेल में डिफाइन करें हाँ। तो इसमें सरकार का और मोदी जी की अपनी जो फेस की इमेज थी उसको भारी डेंट लगा है, स्वीकार करना पड़ेगा। और आने वाला समय उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है, मेरा संदीप जी आ रहा हूँ आपकी बात। ठीक है संदीप मेरा जी। जो परसेप्शन है, मुझे ये लगता है हाँ। कि सीजेपी को जल्दी से जल्दी आप देख लेना, 2-3 महीने में देखने को मिलेगा। चुनाव आयोग में उससे रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसकी लॉन्चिंग पहले चुनाव में उत्तर प्रदेश में पीडीए की काट के तौर पर दलित फेसेस को लेके उतारा जाएगा और ये भारतीय जनता पार्टी करने वाली है, ये आप नोट कर लीजिएगा। जी संदीप जी। देखिए मुकेश जी, इस बात से मैं एग्री नहीं करूंगा।
मोदी जी ऐसा मौके का फायदा उठाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में आज मानते हैं, हर मंच पे उनकी डिमांड रहती है, लोग उनकी बातें सुनते भी हैं। तो जो विपक्ष एक नैरेटिव करने की कोशिश कर रहा था कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है और लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इससे बड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या चाहिए भाई? कि राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और प्रधानमंत्री आवास और विदेशी हाई कमिश्नर्स के पास से 500 मीटर की दूरी पे सबको बैठने का मौका दिया सरकार ने। इससे बड़ी चीज आजादी क्या होती है? आप गाली भी दिए, सनातन को गाली दिए, सब कुछ दिए, और इस तरह से भारत ने एक मैसेज दिया दुनिया में, लो जी फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ इस लेवल तक है कि आप इस सनातनी सरकार को गाली दे सकते हैं, साधु संतों को भी गाली दे सकते हैं, और उसके बावजूद सरकार जो उस चीज को जो है टोलरेट कर रही है। तो हमने एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मैसेज दिया कि भाई जो हमारा विपक्ष कह रहा है कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो चीज को हमने यहाँ पे स्टेब्लिश किया कि देखो भाई बेचारे व्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ है। बिल्कुल। दीपक जी अब बोलिए आप। सर, लोकतंत्र की हत्या करने की बहुत कोशिश की इन लोगों ने। यही बात पहले मैं सनातन की बात कर देता हूँ। सनातन का जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ने किया है, किसी ने नहीं किया। भगवान राम का जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया, किसी ने नहीं किया। ये बीजेपी का झंडा देते, हनुमान जी को नचा देते हैं। इनके सांसद बोलते हैं ठल्ले में हनुमान बसे, कभी कोई बोलता है भगवान राम तो है ही नहीं, कोई बोलता है हनुमान जी तो दलित है, मुद्दे पर कोई कहता है सीता बेबी टोल है। वो सनातन का अपमान नहीं है। चंदा चोरी, भगवान राम के घर में इन्होंने चोरी कर ली, भगवान राम के उनको नहीं छोड़ा। सबसे बड़ा सनातन भाई चंदा चोरी पे मैं आ रहा था। चंदा चोरी अक्सर बीजेपी नानी ने कुछ समझाया था आपके नेता को, आपकी उसकी नानी ने कुछ समझाया था, तो कह तो रहा हूँ। नानी वाली बात थोड़ी बता दीजिए अपने दर्शकों को। सुन लीजिए, चंदा चोरी जी को नानी ने कुछ समझाया था, उनको अपनी नानी याद आ गई है अभी कुछ दिन पहले। जो इन्होंने किया केजरीवाल जी को कुछ दिन पहले नानी याद आई थी, थोड़ी बताइए नानी क्या याद आई थी? बिल्कुल इन्होंने किया, सपने में आई थी। भगवान राम का अपमान बीजेपी ने किया है, किसी ने नहीं किया है। दीपक जी अक्सर बीजेपी पे विपक्ष आरोप लगाती है कि राम मंदिर का मसला भटकाने के लिए दूसरे मुद्दे ले आती है। इस बार तो अभी चंदा चोरी वाला मामला चल रहा था, चढ़ावा चोरी वाला, और ये मुद्दा आ गया, तो हम लोग सही में शायद जो चढ़ावा चोरी का मसला जो है वो पीछे छूट गया है। तो इसमें आप लोगों ने कहा अब इल्जाम नहीं लगाए कि भाई बीजेपी जो है मुद्दा भटका रही है मुद्दे से? सर देखिए, ये चंदा चोर लोग काल नेमी राक्षस है, ये बीजेपी वाले राक्षस है, काल नेमी है ये लोग। इन्होंने भगवान प्रभु राम की जमीन खरीदने में घोटाला किया। हमारे नेता संजय सिंह जी ने सबूत दिए। 3 करोड़ बात है दिए तो, लेकिन कोर्ट में नहीं दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबूत देके क्या करेंगे? कोर्ट में जाइए ना, कोर्ट में सबूत दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत दिया जाता है क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन मांगता है सबूत? फाइल करिए अगर कुछ है सही। एसआईटी को दिए हैं। अगर सच में कुछ आपके पास है, हाईकोर्ट में एसआईटी को दिया तो ठीक है, लेकिन आपको सही में अगर सबूत आपके पास पुख्ता है तो कोर्ट में चले जाइए ना जल्दी। बिल्कुल, उसका भी लगा रखा है संजय सिंह जी ने, उनका भी लगा रखा है। बहुत जल्दी वो भी जाएंगे, इन चंदा चोरों को बेनकाब करेंगे, इन काल नेमियों को बेनकाब करेंगे। बिल्कुल ठीक है। संदीप जी, एक चीज़ मैं नवीन जी आपसे जानना चाहूँ, क्या अब अगला जो चुनाव होगा, जैसा कि अभी जौहर यूनिवर्सिटी वाली बात मैंने कही कि जौहर यूनिवर्सिटी वाली बात दीप्ते ने ट्वीट की, उसके बाद सरकार ने जो है वो फैसला भवन तोड़ने वाला फैसला जो है रोक दिया, उस पर स्टे लगा दिया। क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में भी जो है, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और 5 राज्यों में चुनाव है, पंजाब में, उसमें भी ये मसला रहेगा और ये सीजेपी जो है पॉलिटिकल पार्टी के रूप में वहाँ आएगी? क्योंकि अभी तक तो रजिस्ट्रेशन, अभी तक तो ये केवल सोशल मीडिया हैंडल है। क्या आपको लगता है कि ये अब पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आकर के चुनाव भी लड़ेगी या इन्हें लड़ना चाहिए? नहीं, 100% लड़ेगी। देखिए ऐसा है, जो सुरेंद्र स्वामी जी ने कहा था, मैं उस बात को बहुत पहले डिबेट में बोल चुका हूँ कि इसको लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च ऐसे ही नहीं कर दिया गया। एक अभिजीत दीप को कोई भारत के अंदर बहुत बड़ा नेता नहीं था, आम आदमी पार्टी के अंदर कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता वो रहा है, और उसकी इतनी बड़ी वो नहीं थी फैन फॉलोइंग के वो अमेरिका से बैठे और एकदम से 25 मिलियन और 30 मिलियन उसके फॉलोअर्स बन जाए ओवरनाइट। ये सब चमत्कार भाजपा की आईटी सेल का था, स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब आप दूसरी चीज भाजपा की बी पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आम आदमी पार्टी थी। अभी आम आदमी पार्टी के बारे में भी कांग्रेस यही कहती थी। यस, कांग्रेस यही कहती। मैं आपको अभी एक चीज और बता रहा हूँ। अभी स्वामी जी ने एक बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जी चाहते नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी चाहने के अंदर क्या, आरएसएस और भाजपा में 2 धड़े हो चुके हैं, आरएसएस में भी 2 विभाजन हो गए हैं। प्रश्न इस बात का है कि एक पक्ष धर्मेंद्र प्रधान को सस्टेन करने के पक्ष में था, दूसरा कह रहा था कि इस्तीफा ले लो। इधर भारतीय जनता पार्टी में भी
अंदर खाने आरएसएस चलिए सर, हम लोग 24-25 साल से बीजेपी कवर कर रहे हैं, हमें तो अंदर खाने खबर पता नहीं चली, आपको कैसे पता चला जो कि मोदी के में? इसके लिए आपको बहुत बहुत आप हमें अगर अंदर खाने पता चले तो हमें भी शेयर कीजिएगा, थोड़ा हमने में फायदा हो जाएगा उसका। फिलहाल हमारे पास वक्त की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए नवीन जी आपका, संदीप जी आपका, दीपक जी आपका, सुरेंद्र स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और प्रोग्राम को ख़त्म करने का वक्त है, तो आखिरी एक वसीम बरेलवी की एक लाइन है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, सलीका हो अगर तो हर बात सुनी जाती है। और मुझे लगता है कि जिस सलीके से जेन जी ने अपनी बात रखी है, इसीलिए उनकी बात भी सुनी गई है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि इसमें जेन जी जो है, जेन जी की गंभीरता है और जेन जी को लोगों ने स्वीकार किया है, पॉलिटिकल पार्टी ने स्वीकार किया है और अब उनका ज़माना आ गया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।